हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त डीसी गर्ग। आज सीए और सीएमए फाउंडेशन के लिए जो आपका मोस्ट इजी सुपर डुपर इजी चैप्टर्स है स्टैटिस्टिक्स, जो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स है और बहुत ही इजी चैप्टर्स है, इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले एक थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आपके एग्जाम में नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए किस तरह से करना है। थोड़े कम समय में ही इससे काफी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये ब्रांच है क्या, स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट है, सेक्शन बी है। सीएमए फाउंडेशन में 60 नंबर का पेपर आएगा, 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, और सीए फाउंडेशन में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इससे एवरेजन 40% वेटेज है इसका, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। बेसिकली ये मेजर सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज निकालने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज निकालते हैं इससे। अब इसमें क्या होता है, इसका नाम सेंट्रल टेंडेंसी क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें नॉर्मली क्या होता है, सेंट्रल लोकेशन निकाली जाती है। तो ये कहता है एवरेजेस क्या है, एवरेज आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देयरफॉर दे आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसीलिए उनको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली है मैथमेटिकल मेजर और दूसरी है पोजिशनल मेजर। ठीक है, 2 कैटेगरी है इसकी। एक तो मैथमेटिकल एवरेज है, मैथमेटिकल मेजर्स है, दूसरा पोजिशनल मेजर्स। अब देखिए, मैथमेटिकल मेजर्स की फर्दर 3 डिविजन्स हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा है हार्मोनिक मीन। ये 3 मीन है मैथमेटिकल मेजर्स की हैं। इसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी होती है इनकी, मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो सब आपको क्लियर करने वाला हूं। और दूसरा है पोजिशनल मेजर्स। एक है, इसमें 2 है, एक तो मीडियन, एक मोड। कभी कभी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो कह देता है कि अर्थमेटिक मीन कैसा मेजर है, मैथमेटिकल है कि पोजिशनल है, मीडियन कैसा मेजर है, अर्थमेटिकल है या पोजिशनल मेजर है। कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछा जा चुका भी है, पूछा भी गया इसमें से। ठीक है जी। ये सब जनरल चीजें थी, ये डिवीजन थे। कभी कभी एक क्वेश्चन और मैं बता दूं जो पूछा गया है। ये पूछा गया है कि आपके जो है सेंट्रल टेंडेंसी में कितने मेजर्स है कुल मिला के, तो क्या एवरेज कितने, हाउ मेनी एवरेजेस। तो ये भी 5 कहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेजर्स, 5 टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ जाता है कितने टाइप के मेजर्स हैं, 5 टाइप के। 2 ये हो गए पोजिशनल के और 3 हो गए मैथमेटिकल मेजर्स के। ठीक है, ये मेरा जनरल बात थी। अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं अर्थमेटिक मीन, हाउ विल कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन से नॉर्मली ये क्वेश्चन तो आता ही आता है पेपर में। अर्थमेटिक मीन में देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं अनग्रुप्ड और रो डेटा, यानी इंडिविजुअल सीरीज केस। इंडिविजुअल सीरीज केस में क्या होता है कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दे देगा वो। ठीक है, हमें दे दिया कि क्लास के 10 स्टूडेंट का हाइट कर ले लें कि एक की जो क्या है 160 सेंटीमीटर, एक की 165 है, एक की कुछ भी 170 है, तो एवरेज हाइट क्या होगी, इस तरह से निकालें। तो सारे वैल्यूज का सम करके, और जो टोटल काउंट है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने लिए 10 का डेटा लिया, उससे 10 से डिवाइड कर लेंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा। सिंपल भाषा में अगर अर्थमेटिक एवरेज है, अर्थमेटिक मीन है ना, उसका सिंपल भाषा में मतलब ही एवरेज होता है। ठीक है, अगर किसने एवरेज की बात की, इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। इट इज क्लियर। अब देखो, अब हमने इंडिविजुअल सीरीज केस डिफाइन करने जा रहा हूं मैं। ये है x1, x2, x3, xn भी n वेरिएट्स है। देन देयर अर्थमेटिक मीन क्या होगा। देखो, अर्थमेटिक मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से। क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस इतना अप टू xn, और अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, ये है सम सिग्मा फॉर रिप्रेजेंटेशन फॉर समेशन, और ये कह रहा है i बराबर 1 से लेके n तक। अगर मैं i बराबर 1 डालू तो x1 आ जाएगा, और ये सिग्मा प्लस साइन जनरेट करता है, तो x1 प्लस i बराबर 2 डालूंगा तो x2 आ जाएगा। इस तरह से ये सारी वैल्यू जनरेट हो जाती है। अब देखिए, नेक्स्ट है इसमें इंडिविजुअल सीरीज का। हमने अभी डायरेक्ट मेथड बताया था
अब मैं बता रहा हूं आपको शॉर्टकट और इनडायरेक्ट मेथड। इसकी जरूरत कब पड़ती है हमें? इसकी जरूरत जब पड़ती है जब मेरे को जो डेटा है ना, डेटा की जो वैल्यू है वो बड़ी बड़ी दे रखी हो, लार्ज वैल्यू दे रखी हो, 2 से 13, 2 से 20, 300, 415 इस तरह का वैल्यू जब दे रखा होगा तो मुझे एडिशन करने में प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए हमने शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो गिवन डेटा है उसमें से लगभग बीच की वैल्यू को देख लेते हैं, उसको हम एज्यूम मीन मान लेते हैं, फिर उससे सारी वैल्यूज को डेविएशन कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर इस फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूला का यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए वैसे आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपके पास छोटी वैल्यू दे दे या बड़ी वैल्यू दे दे, वैसे बहुत बड़ी देगा नहीं, तो भी आप कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट लिखा लिया ताकि आपको फॉर्मूला भी अगर गलती से पूछ ले तो आप उसको बता पाए कि एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, और डी क्या है, वैल्यूज का डेविएशन। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, यानी जो आपको गिवन वैल्यू है उसमें से एज्यूम्ड मीन माइनस करते रहेंगे, जो वैल्यू आएंगी वो डी आई आएगी। डी आई इज द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम एज्यूम्ड। ठीक है, और नेक्स्ट आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, अभी क्या था कि केवल x की वैल्यू आपको दे रखी थी। अब इस केस में क्या करेगा कि x की वैल्यू के साथ साथ वो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी देगा आपको। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि एक क्लास का मैं सर्वे करूं तो मैंने कहा कि कुछ बच्चे, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, 6 बच्चे ऐसे हैं जिसकी हाइट 162 सेंटीमीटर है, 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 167 सेंटीमीटर है। तो क्या हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो तो एफ का काम करेगा, और जो वैल्यूज है, हाइट है, वो वेरिएबल का काम करेंगे। तो दोनों चीजें मिल जाएंगी अपने को। तो हमने ऐसे कहा है कि भाई x1 वेरिएट है कोई है तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 है, गिवन है, x2 है उसके साथ f2 दे रखी है, x3 f3 दे रखी है, xn है fn दे रखी है। जब इस तरह से फ्रीक्वेंसी वैल्यूज के साथ गिवन होंगी तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा f1 x1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो प्लस इनका प्लस इनका, और नीचे डिवीजन करेंगे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, ये मेरा लेकिन मेथड है डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज का। तो इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, एफ हम इसको करेंगे एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन आई। अगर चाहे तो मैं एक काम और कर सकता हूं कि आई बराबर 1 से लेके n तक वेरी कर रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको समझाया था। तो जैसे इसमें आई बराबर 1 डालेंगे तो f1 x1 मिल जाएगा, और ये समेशन का काम करेगा, 2 डालेंगे तो 2 मिलेगा, 3 डालेंगे तो ये मिलेगा, ये सारे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही नीचे सिग्मा एफ आई लिख दिया। अच्छा, दूसरी बात यह कि सिग्मा एफ आई को मैं टोटल एन भी कहता हूं, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सिग्मा एफ आई। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, अब इसी में मैं डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया था, शॉर्टकट की जरूरत जब पड़ती है जब मेरे को जो वैल्यूज है एक्स की बड़ी बड़ी दे रखी होती हैं, तो कैलकुलेशन मेरी इजियर बन जाती है। तो इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपको एग्जाम में इस फॉर्मूले की डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी। ये थ्योरी में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्स आई इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। यहाँ पे ए क्या है, जैसे कि पहले बताया एज्यूम मीन है, और डी आई क्या है, वैल्यूज का डेविएशन है फ्रॉम एज्यूम मीन से। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, डी आई इज द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम एज्यूम मीन, जो मैंने मीन माना है उससे डेविएशन कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है कंटिन्यूअस सीरीज। हम इसको ग्रुप डेटा केस भी करते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग कर लेते हैं। इसमें इंटरवल्स क्या होता है कि कोई गिवन डेटा को इंटरवल्स में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे 0 से 10 के बीच में कुछ ले लिया, 10 से 20 में कुछ ले लिया, 20 से 30 में कुछ ले लिया, तो वो ग्रुपिंग हो जाती है। इसलिए इसका नाम है कंटिन्यूअस सीरीज और ग्रुप्ड डेटा। इसमें करते क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, जब आपको क्लास इंटरवल दे रखे हो तब समझ जाएंगे हम कि भाई ये कंटिन्यूअस का केस आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, जो क्लास आपको दे रखी होती है ना, जैसे 0 से 10 दे रखी है तो 0 प्लस 10/2 यानी 5 इसकी मिड वैल्यू आ गई। 10 से 20 दे रखी है तो 10 प्लस 20/2 यानी 15 इसकी मिड वैल्यू आ गई। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इनकी मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर तो सवाल इस तरह का ही बन गया। और उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे 0 से 10 में कितनी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में मिलेगी, 10 से 20 में कितनी फ्रीक्वेंसी मिल गई आपको वहां से,
और जो 0 से 10 जो इंटरवल दे रखा है आपने मिड वैल्यू निकाल ली, तो क्या वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू आ गई। तो मैंने पुराना वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, केवल आपको यहाँ पर मिड वैल्यू निकालनी है। तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, और इसको मैं चाहूं तो वही पुरानी वाली बात, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है कंटिन्यूस सीरीज शॉर्टकट मेथड। अभी मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट में वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड बताया, कोई अंतर नहीं है, केवल यहाँ पर इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी है एक्स्ट्रा। तो फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन टोटल है, ये यहाँ पे एज्यूम मीन है, और यहाँ पे ये एक्चुअली आप डी आई कह सकते हैं, डी आई डेविएशन हो गया ना, डेविएशन ऑफ वैल्यूज, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था। ठीक, अब नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए फॉर्मूला बस मालूम होना चाहिए। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहाँ पे एच क्या है, क्लास बिट्स है, जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसकी बिट्स है ये। और यू आई देखो, यू आई थोड़ा सा डी आई से मैंने चेंज इसलिए किया है क्योंकि यू आई, अगर मैं यहाँ पे डी आई लिख देता आपको कंफ्यूजन होता, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं क्लास इंटरवल से डिवीजन भी करते हैं, इसलिए मैंने सिंबल को यू आई कर दिया। तो यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि क्योंकि वो इंटरवल दे रखे होते हैं 0 से 10, 10 से 20, तो वैल्यू बड़ी बड़ी आएंगी, है ना। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है उससे डिवीजन करेंगे, जैसे आएगा इसका डिफरेंस 30 आया, -30 आया, +30 आया, क्लास इंटरवल 10 का है तो ये 3 बन जाएगा, 40 आया तो 4 बन जाएगा, इसलिए ये u की वैल्यू छोटी हो जाएगी ऐसा करने से, इसलिए ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है, इस वाले मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये सिंपल होता है, मैं इसका क्वेश्चन अभी करके आपको डिस्कस करूंगा, दोनों एक ही क्वेश्चन में दोनों को ले लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, और एग्जाम में इसमें से देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछे भी गए हैं। ये कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सबको मालूम है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, तो जैसा कि अब इसमें एन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो एन नंबर है, तो मीन क्या हो गया, इनका समेशन हो गया 1 2 3 4 अप टू एन अपॉन टोटल नंबर एन है। अब देखो ये देखने से आपको लग रहा है एपी सीरीज है, और मैंने इसका समेशन आपको एपीजी की सीरीज पढ़ाई थी तो आपको इसका समेशन बताया था। क्या होता है 1 से n तक के नंबर का समेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, n/2 और n+1 होता है, ये होता है इसका समेशन, और n से आप डिवाइड कर दें तो क्या आएगा इतना, तो 1/2 n+1। ठीक है, ये आ गया। कई बार पेपर में क्या क्वेश्चन पूछता है ना, वो पूछेगा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, तो आपको कुछ नहीं करना है। कई बार तो ये फॉर्मूला पूछ लेता है, कई बार क्या करता है कि डेटा डाल देता है, ऐसे 11 वैल्यूज का पूछ लिया आपने, तो आप n बराबर 11 पुट कर दें तो मीन ऑफ 11 आइटम्स आ जाएगा, फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स का मीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 + 1 मीन्स 1/2 इंटू 12 मीन्स 6 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर, कई बार वो क्या करता है क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर की भी क्वेश्चन पूछ लेता है। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर वो कहेगा कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अगर पूछेगा तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और नीचे क्या है, ये नंबर तो n ही है। ठीक है, अब ये समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था एपीजीपी सीरीज पढ़ाते समय, तो ये समेशन n स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू मैंने याद कराई थी आपको n/6 n+1 और 2n+1 अपॉन में n से n काट दो, सॉरी n से n ये वाला क्या, तो ये क्या आ गया, ये इसका मीन आ गया। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, वो ये कह सकता है कि पहले 9 नेचुरल नंबर्स का, पहले 9 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का मीन बताओ, क्वेश्चन डाल दिया तो n की वैल्यू 9 डाल दो, पेपर में आया हुआ है। अब पहले 5, जैसे उसने पूछा एक बार पहले 5 का बता दो तो n की वैल्यू 5 डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है सिंपल, कैलकुलेटर आपको अलाउड भी है। फाइंड द एम अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन मैथमेटिक्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन। मार्क्स इस तरह से ऑब्टेन किए मैंने, तो कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा मेरे को एक्स बार क्या करना है, इन सब का समेशन कर देना है,
और ये दे रखा है कितने स्टूडेंट है 10, यानी n की वैल्यू 10 दे रखी है उसमें क्वेश्चन में। तो इनको कैलकुलेटर से समेशन करके और मेरे को इसका मीन निकाल देना है। इससे आसान सवाल क्या पूछा जाएगा, ये आ गया हमारा 10। तो इनका समेशन अगर मैं करूंगा कैलकुलेटर से आएगा 300। तो 300 बाई 10, इसका मीन कितना आ गया 30 इज द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए वेटेड मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, हाउ विल फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन। वैसे वेटेड अरिथमेटिक मीन में प्रायोरिटी कहाँ रहती है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज भी रहती है कई बार, जैसे कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको मैथ में वेटेज ज्यादा देना पड़ेगा, केमिस्ट्री में वेटेज कम रहता है, तो इस तरह का हम कर सकते हैं। तो वेटेज में हम वेट असाइन करते हैं। देखिए वैसे अगर कैलकुलेशन के हिसाब से सोचा जाए तो इसमें वेट की जगह फ्रीक्वेंसी जगह क्या दे रखी है हमने, वेट। बस वहां पे हमें नॉर्मल केस में हम क्या देते थे, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैंने वेट दिए हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन मैं W से करता हूँ, फ्रीक्वेंसी का F से करता हूँ। फॉर्मूला सिमिलर वही होगा, हमें कुछ खास नहीं करना है, केवल मैंने फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए W1, W2, W3, Wn आर द वेट्स असाइन टू इन वैल्यू टू, जैसे W1 x1 को मिला है, W2 x2 को मिला है, W3 इसको और Wn xn को मिला है रेस्पेक्टिव। देन द वेटेड एवरेज इज डिफाइंड एज वेटेड AM अरिथमेटिक मीन W1 x1, जैसे हमारा नॉर्मल केस में F1 x1 होता था, F2 x2 होता था, वैसे यहाँ पे W1 है, W1 x1, W2 x2 अप टू Wn xn, और ये वेट का सम है। हमारे नॉर्मल केस में क्या होता था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता था। तो इसको मैथमेटिकली लिखा कैसे मैंने, I बराबर 1 से Wi xi अपॉन समेशन Wi, ठीक है। तो इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, x बार W रिप्रेजेंट्स वी आर कैलकुलेटिंग वेटेड मीन, ठीक है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखिए कंबाइंड मीन। कई बार पेपर में इसका सवाल पूछा गया है। कंबाइंड मीन, इसका दूसरा नाम है पूल्ड मीन। एक से दो या दो से ज्यादा सीरीज का जो हमें कंबाइंड मीन निकालना पड़ता है, सच टाइप ऑफ मीन इज कॉल्ड कंबाइंड और पूल्ड मीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ मीन ऑफ टू सीरीज एंड देयर साइजेस आर गिवन, आपको दो सीरीज के मीन गिवन है, उनके साइज गिवन है, तो कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन फॉर प्रेजेंटिंग सीरीज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला, किस फॉर्मूला से निकालते हैं कंबाइंड मीन, ये फॉर्मूला यूज होता है। देखिए कंबाइंड मीन निकालने है, जैसे दो सीरीज के लिए हमने क्या करा, जैसे x बार 1 2 कर रहा है पहली और दूसरी सीरीज के कंबाइंड मीन, इट इज रिप्रेजेंटेशन। जैसे n1 पहली सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ये पहली सीरीज में का मीन है, और ये दूसरी सीरीज में नंबर ऑफ साइज है, उसका सीरीज का साइज कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, ये दूसरी सीरीज का मीन है, और नीचे n1 + n2। तो यहाँ पे x बार 1 2 क्या बोला है मैंने, कंबाइंड मीन ऑफ द टू सीरीज। x1 बार क्या है, पहली सीरीज का मीन, x2 बार क्या है, दूसरी सीरीज का मीन, और n1 n2 क्या है, पहली और दूसरी सीरीज के साइज। अब जैसे ये मैंने दो सीरीज के निकाला, लेकिन अगर दो से ज्यादा सीरीज का कंबाइंड मीन निकालना पड़े तो ये इस तरह से लिखते हैं, x बार x 1 2 3। अब जैसे मेरे को अगर n सीरीज दे रखी होती तो मैं कैसे निकालता, x बार 1 2 3 अप टू n, बस सीधी सीधी बात है। अब यहां से 3 के लिए निकाला है तो x 3 बार तक आ जाएगा, और अगर n सीरीज तक निकालना पड़े तो xn बार तक आ जाएगा। फॉर्मूला सेम है, बस ये है कि 3 एग्जाम में लेकिन n का नहीं आएगा, 2 का आएगा या मैक्सिमम 3 सीरीज का आएगा, इसलिए मैंने आपको 3 वाला ही डिस्कस किया है, 2 या 3 की। तो x बार 1 2 3 बार कंबाइंड मीन ऑफ 3 सीरीज, तो x1 बार x2 बार x3 बार क्या है, ये तीनों सीरीज के मीन है, और n1 n2 n3 क्या है, ये तीनों सीरीज के साइज है। हम इस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है करेक्ट मीन कैसे निकालते हैं। क्या होगा कि आपको ऑब्जर्वेशन लेते समय कुछ डेटा में लेते समय हमें मिस्टेक हो जाती है, तो उस केस में हमें करेक्ट मीन निकालना पड़ता है। जो निकाला होता है वो एक्चुअली इनकरेक्ट हो जाता है। जैसे कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, इनकरेक्ट समेशन माइनस इनकरेक्ट आइटम, इनकरेक्ट समेशन में से इनकरेक्ट आइटम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और करेक्ट आइटम को ऐड करेंगे, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या काउंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपके पेपर में पूछा भी जाता है। देखो मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करना है। द मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट, तो इसका मतलब 100 स्टूडेंट, तो n तो 100 है, n 100 दे दिया। द मीन मार्क्स, तो x बार जो है इसका जो मीन है, लेकिन ये मीन इनकरेक्ट है। उसका कारण है कि इसमें जो डेटा लिया गया है वो रॉन्ग है, तो हम इसको एक्चुअली IN लिख देते हैं। इनकरेक्ट मीन कितना दे रखा है, 40,
तो हमारे पास फॉर्मूला होता था एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन का। तो यहां से मैं वैल्यू डाल के क्या निकालूं, देखो एक्स बार कितना है 40 है और ये समेशन मुझे निकालना है और एन कितना है 100 है। तो यहां से मेरा एन कितना निकल के आ गया, समेशन एक्स कितना निकल के आ गया 4000 निकल के आ गया समेशन एक्स। लेकिन ये जो समेशन आया है ना, बेसिकली देखा जाए तो इनकरेक्ट डेटा का समेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, करेक्ट समेशन कैसे निकालेंगे, करेक्ट समेशन एक्स और यहां मैंने लिख दिया सी फॉर करेक्ट, ये आएगा इनकरेक्ट समेशन, ये लिखा है मैंने इनकरेक्ट समेशन माइनस इनकरेक्ट आइटम माइनस करेक्ट आइटम, सॉरी प्लस करेक्ट आइटम। क्योंकि जो चीज हमने गलती की है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो चीज हमने करेक्ट होनी चाहिए वो ऐड करते हैं। ऐसा करने से अब हुआ क्या, ये कितना है 4000 इनकरेक्ट समेशन 4000 माइनस इनकरेक्ट आइटम, देखो क्या कह रहा है, इट वाज डिस्कवर्ड द स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड, 53 था और उसने मिसरीड कितना कर लिया 83, गलती से उसने 53 को 83 पढ़ दिया। तो इसका मतलब 83 इज रॉन्ग, 53 इज करेक्ट। तो 83 यहां आएगा और 53 करेक्ट आइटम में आएगा। तो ऐसा देख करने से मेरा -30 का लॉस हो गया, 4000 में से 30 का लॉस हो जाएगा, तो ये 3970 मेरा समेशन आएगा। और हमारा एक्स बार एक्स मीन्स करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट समेशन अपॉन ऑब्जर्वेशन तो उतने ही है। तो हम क्या करने वाले हैं 3970 ओवर एन। तो हमारा मीन कितना आया 39.7 द करेक्ट मीन, ये आएगा हमारा करेक्ट मीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है कंबाइंड मीन से। ए फर्म ऑफ रेडीमेड गवर्नमेंट्स मेक बोथ मेंस एंड वुमेन टीचर्स, इट्स प्रॉफिट एवरेज इज 6% ऑफ सेल। इसका है एवरेज है प्रॉफिट का, प्रॉफिट एवरेज मतलब नेट का है, होल का है, सारी सेल्स का 6% है। तो यहां से देखो एक्स बार मैंने दे दिया 6%, ये पूरी सेल का परसेंट है। इट्स प्रॉफिट इन द मेन टी शर्ट, मेन की जो टी शर्ट है मैंने उसका एवरेज मान लिया x1 बार, तो ये कितना परसेंट, ये 8% है। एंड वुमेन टी शर्ट कंप्राइज, अब ये वुमेन टी शर्ट जो जितनी सेल हो रही है उसमें 60% वुमेन टी शर्ट सेल्स हो रही है। तो उसके केस में क्या होगा कि अगर मैं वुमेन के डेटा को N2 ले लूं तो N2 कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यहां परसेंटेज की बात हो रही है, इसीलिए अगर 60% ये सेल हो रही है तो इसका मेंस की कितनी परसेंट सेल हो रही है 40%। तो मेन का जो डेटा होगा N1 मैंने मेन का माना है तो ये 40 हो गया इस हिसाब से। अब मेरे को x2 बार निकालना है, क्या निकालना है x2 बार मीन्स वुमेन का परसेंटेज, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट पर सेल्स रुपीज इन वुमेन टी शर्ट, वुमेन टी शर्ट में कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो अब हमारे पास कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ये था, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला था। अब मैं इसमें सारी वैल्यू डाल सकता हूं। अब यहां से देखो 6%, ये मैं सारा परसेंटेज में ले रहा हूं, ये 6 है और N1 कितना है 40 है और x1 कितना है 8 है प्लस N2 कितना है 60 है और मुझे x2 बार निकालना है इंटू x2 बार मुझे निकालना है अपॉन में ये N1 प्लस N2 100 है, ये हो गया मेरा। अब इसका मतलब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना 600 इज इक्वल टू 320 प्लस 60 x2 बार। तो यहां से मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो 60 x2 बार इज इक्वल टू 600 में से 320 गए तो क्या है 280। तो x2 बार कितना आएगा, x2 बार आएगा 280 अपॉन 60, इससे कर गया 14/3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.67 नियरली, ये परसेंटेज में आएगा इतना परसेंट। अगर रुपीज में निकालना है
तो 100 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये रुपीज में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसको बताने से पहले, डिस्कस करने से पहले, जिन गाइज ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई कमेंट है आपका तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, और उसको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें। अब देखो मैं कुछ प्रॉपर्टी हैं, इनमें से दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। एक तो वो प्रॉपर्टी के बेस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्या करता है इसमें कोई डेटा डाल देता है और डेटा के बेस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के चांसेस पूरे होते हैं इन सब में से। पहली प्रॉपर्टी है, कई बार कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछी है, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ टर्म्स फ्रॉम एक्चुअल मीन इज 0। यानी जो मीन है उससे अगर हम जो भी टर्म दे रखे हैं उनका डेविएशन कर लें पहले और फिर उनका समेशन कर लें, तो वो हमेशा 0 आता है, कंपल्सरी 0 आता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। सेकेंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। अगर उन डेविएशंस का स्क्वायर करके इंडिविजुअल का सम करें तो उसकी वैल्यू मिनिमम आती है। ये प्रॉपर्टी भी एग्जाम में पूछी हुई है कि सेकंड प्रॉपर्टी में ये है सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम मीन ये इज मिनिमम, ये पूछा हुआ है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा है, इस पर क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो। इफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सम कांस्टेंट देन मीन आल्सो इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम कांस्टेंट। ठीक है, मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बता देता हूं। जैसे कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3, x4 ये 4 ऑब्जर्वेशन मैंने दी थी। ठीक है, तो मैंने कहा था भैया इसका जो मीन है वो इसका मीन है सपोज 4 दे दिया मैंने। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन सारी ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर लिया, सारी ऑब्जर्वेशन 5 ऐड कर लिया तो मीन भी 5 ही ऐड होगा, तो न्यू मीन क्या आ जाएगा, न्यू मीन क्या हो जाएगा 4 + 5 9। यानी हम यही यहां पे कह रहे हैं कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन में सेम कांस्टेंट से मैं एडिशन करूं, सब्सट्रैक्शन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, डिवीजन करूं, तो जो मीन है वो भी सेम नंबर से वही फंक्शन करता है। जैसे एडिशन है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन होता है सब्सट्रैक्शन होता है। अब नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज लेस देन दैट ऑफ एनी अदर मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी। जो स्टैंडर्ड एरर अर्थमेटिक मीन में आती है वो सबसे कम होती है, और जो मेजर है उनके रेस्पेक्ट में वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है,